नमस्कार। आज दुनिया भर में विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। 12 अगस्त को ये मनाया जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे हाथियों का संरक्षण किया जाए, कैसे उनको शिकार होने से बचाया जाए और किस तरह से हाथियों की वजह से जो ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको कम किया जाए। इसका जो इनिशिएटिव है 2011 में कैनेडियन फ़िल्म मेकर हैं माइकल क्लार्क, उन्होंने लिया और थाईलैंड गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट मिला और 2012 में ऑफिशियली 12 अगस्त को डिक्लेयर किया गया कि वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाएगा और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ में मनाया जाएगा। अभी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। भारत लेकिन हमेशा से पर्यावरण के मामलों को लेके काफ़ी अलर्ट रहा है, सचेत रहा है और इसी वजह से आप देखेंगे कि ये इनिशिएटिव तो 2011 और 2012 में हो रहा था, लेकिन 2001 में ही हम झारखंड के सिंहभूम जिले में सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व को डिक्लेयर कर चुके थे और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सरकार ने देखा कि झारखंड में सिंहभूम जिले में जो सालंडा फॉरेस्ट है, ये एशिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है जहाँ पर कि साल के पेड़ मिलते हैं और हाथियों का भी यहाँ अच्छा रहवास है। लेकिन यहाँ पर माइनिंग और जो दूसरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही है, उनकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जनरेट हो रही है और उसको मिटिगेट करने के लिए ये कोशिश की गई कि इस एरिया को एक रिजर्व के तौर पर डिक्लेयर किया जाए। उसके बाद ये इनिशिएटिव और आगे बढ़ा और आज देश में 14 राज्यों में 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं और 150 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। कॉरिडोर का मतलब ये है कि हाथियों के मूवमेंट की वो जगह जहाँ से हाथी एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में माइग्रेट करते हैं। ये जो इस तरह के इनिशिएटिव हैं, ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं और इससे हाथियों के जो कंजर्वेशन है, उसमें भी हम लोगों को बहुत सफलता मिली है। हाथी का जो माइग्रेशन है और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसमें माइनिंग का क्या रोल है, इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि हाथी माइग्रेट क्यों करते हैं आखिर? ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ता है? तो हाथियों को यदि हम बिहेवियर को देखें, तो वो इको सेंसिटिव होते हैं। इकोलॉजी में एनवायरनमेंट में यदि कोई चेंज हो रहा है, लैंडस्केप में यदि कोई चेंज हो रहा है, तो उससे वो बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और उसका कारण है। उसका कारण ये है कि उनकी फूड चेन, उनका जो फूड रिक्वायरमेंट पर डे है और वाटर का जो रिक्वायरमेंट पर डे है, वो किसी और प्राणी की तुलना में बहुत ज़्यादा है। हाथी पूरी तरह से शाकाहारी जानवर है, तो उसको अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से पूरा करना है? वो जंगलों में जो छोटी झाड़ियाँ हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, जो जंगली जो दूसरे जो प्रोडक्ट हैं, उनसे वो पूरी करते हैं। इसी तरह से पानी के लिए भी जो जंगलों में वाटर बॉडीज़ हैं, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं और हाथियों का झुंड की यदि बात करें तो एक जो मीडियम साइज़ झुंड होता है जिसको फैमिली हर्ड बोलते हैं, उसमें 5 से 10 हाथी रहते हैं और एक जो हाथी है, एडल्ट हाथी, उसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो करीब-करीब 100 लीटर पर डे के आसपास होती है और फूड की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो भी 100 से 200 केजी पर डे की होती है। तो ऐसे यदि हम एवरेज आउट करें तो एक जो हर्ड है, उसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट पर डे है वो 1000 लीटर होगी और करीब-करीब 1 टन फूड मटेरियल उसको चाहिए। जंगलों में जो हाथी रहते हैं, वो 5 या 10 की संख्या में नहीं रहते हैं, बल्कि सैकड़ों और कभी-कभी हज़ारों की संख्या में रहते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, ये एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंजेज़ होते हैं, उसकी वजह से जो ड्राई स्पेल्स होते हैं, जंगलों में पानी सूख जाता है, जो तालाब और जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें इतना पानी नहीं होता, पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं। इसी तरह से जंगल भी सूख जाते हैं, तो भोजन की भी समस्या उनके पास में रहती है। इसकी वजह से वो माइग्रेट करते हैं और माइनिंग भी इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो माइग्रेट कहाँ से करते हैं? एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ जाते हैं और ये इनकी मेमोरी में रहता है बात कि किस रास्ते से इनको जाना है। हमेशा ये उसी रास्ते से जाते हैं और उसी रास्ते से वापस आते हैं। वापस कब आते हैं? इनको ये मालूम होता है कि अब रेनी सीज़न शुरू हो गया है और अब इनका जो मूल रहवास है, हैबिटेट है, वहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें पानी आ चुका है और जो इनकी फूड रिक्वायरमेंट है, अब उसमें भी कोई समस्या ऐसी नहीं है। तो ये लोग रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर माइनिंग की बात करेंगे कि माइनिंग कैसे इनको अफ़ेक्ट करती है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि हम इसको देखें, तो सबसे पहले हम झारखंड की बात करेंगे।
कि कैसे स्ट्रेस मतलब जनरेट होता है और कॉन्फ्लिक्ट हब्स बनते हैं। सिंहभूम जिला है, यहाँ पर आयरन ओर की इंडिया में बेस्ट माइंस हैं, और बेस मेटल की भी माइंस हैं। यहाँ आयरन ओर की अगर देखें तो नोवा मंडी, किरीबुरू, ये ऐसी बड़ी बड़ी खदानें हैं, अ, जिसमें कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी चल रही है। यहाँ पर बड़े स्टील प्लांट हैं, पावर प्लांट है। इसी तरह से बेस मेटल की माइंस की बात करें तो सोदा है, राका है और मूसाबादी है, ये बड़ी खदानें वहाँ पर काम कर रही हैं। इनकी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप का होता है उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम बाकी सभी जो राज्य हैं वहाँ पर माइनिंग किस तरह से चल रही है उसको समझते हैं। उड़ीसा में उड़ीसा में यदि हम बात करें तो रायगढ़ जिला है, सुंदरगढ़, केओंझार और ढेंकनाल जो जिले हैं, ये माइनिंग के लिए बहुत एक्टिव है, और देश की सबसे बड़ी जो कोयला खदानें हैं, आयरन ओर की खदानें हैं, मैंगनीज, बॉक्साइट और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और उनकी बड़ी खदानें हैं। यहाँ पर उड़ीसा में क्या हो रहा है कि जो बड़ील वाला जो इलाका है केवंझर जिले में आता है, ये तो झारखंड से बिल्कुल लगा हुआ है। मतलब आप झारखंड और उड़ीसा की सीमा कब क्रॉस करके एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच जाएंगे ऐसा मालूम नहीं चलता है, क्योंकि माइंस भी कंटिन्यूअस है। और बाकी जो एरिया है यहाँ पर जो बताया कि जो कोयले की खदानें हैं, बॉक्साइट की खदानें हैं, तो इनकी वजह से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही है, यहाँ पर पावर प्लांट्स हैं, यहाँ स्टील प्लांट्स हैं, यहाँ पर एल्यूमिना प्लांट्स हैं, स्मेल्टर्स भी हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज भी हैं। हालांकि लाइमस्टोन नहीं मिलता है, लेकिन अंगुल वगैरह में सीमेंट की ग्राइंडिंग यूनिट्स वगैरह भी आ गई हैं। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ रही हैं उड़ीसा के इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जहाँ पर कि एलिफेंट बहुत रहता है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले से यदि हम शुरू करें, ये उड़ीसा का कंटिन्यू बेल्ट है और ट्रांजिट एरिया भी एक तरह से माना जाता है। तो रायगढ़, सूरजगढ़, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, ये ऐसे इलाके हैं जो कि हाथियों को अपने रहवास के लिए बहुत पसंद आते हैं। जैसे कि हल्द्वानी एरिया है, या नेहरू, तो वो तो रिजर्व फॉरेस्ट ही डिक्लेयर हो गया है हाथियों के लिए। ये बहुत उनको पसंद आता है, और यहाँ पर भी आयरन ओर की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनकी माइनिंग चल रही है, स्टील प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, कोल माइनिंग है, और अभी जितने भी नए कोल ब्लॉक आ रहे हैं वो इसी एरिया में आ रहे हैं, यदि छत्तीसगढ़ में वो आ रहे हैं तो। देखा ये गया है पिछले कुछ सालों से कि हाथियों का ये जो मूवमेंट है, ये छत्तीसगढ़ तक रिस्ट्रिक्ट रहता था, अब लेकिन वो मध्य प्रदेश में भी हो गया है। अब ये सीधी शहडोल होते हुए अब ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि शेड्यूल में है, इन्होंने उसको अपना एक रहवास बना दिया है, और 70 की संख्या में अभी हाथी यहाँ पर है। अ, अभी माइनिंग कैसे इसको इफ़ेक्ट करती है? तो माइनिंग जब किसी एरिया में शुरू होती है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि हाथी लैंडस्केप को से बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो जब माइनिंग शुरू होती है, खास तौर से आयरन और वगैरह की, तो सबसे पहले वेजिटेशन को हटाया जाता है। वेजिटेशन को हटाने के बाद में सॉइल को हटाया जाता है, ओवरबर्डन के डंप्स बनाए जाते हैं, फिर ओवर को निकालने के लिए जो बेंचेस बनती हैं, इसके अलावा उसके मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ट्रक्स, डंपर्स, इनका मूवमेंट शुरू होता है, रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ता है, बाहर से लोग आते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ने की वजह से वहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से दूसरी जो सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं वो बढ़ती है, व्हीकल मूवमेंट बढ़ेगा। इसी तरह से रेलवे का भी जो मटेरियल मूवमेंट है वो इन और आउट बढ़ता है। इसकी वजह से जब माइनिंग शुरू होती है, तो जब ओवरबर्डन हटाते हैं और वेजिटेशन को हटाते हैं, तो जो नेचुरल ड्रेनेज है, जो कि वाटरशेड के आसपास होता है, वो डिस्टर्ब होता है, और जो पानी का जो नेचुरल फ्लो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रीम्स की जगह में जाना चाहिए था, वो नहीं जाके किसी और जगह जाता है। तो जो स्ट्रीम्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, और जब बेंचेस बनती हैं और माइन पिट ओपन होती है, तो पानी पिट्स में स्टोर होने लगता है। दो चीज़ें होती हैं कि एक तो लैंडस्केप चेंज हो गया, लैंडस्केप चेंज होने से डिफॉरेस्टेशन हो गया, और डिफॉरेस्टेशन होने से जो हाथी हैं, एलिफेंट्स हैं, उनका जो फूड है वो किसी हद तक प्रभावित हुआ। फिर जब वाटर बॉडीज ड्राई होने लगी, तो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा उनको एक दिक्कत ये भी होती है कि वो पिट के पास में जब आते हैं, माइन पिट के पास में आते हैं, तो उनको पानी दिखता है, और पिट के अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो कभी-कभी बेंचेस के अलोंग जो स्लोप होता है उसके अलोंग स्लिप होके वो पिट में गिर जाते हैं। वैसे कई केस सामने आए झारखंड में, उड़ीसा में, जहाँ पर कि
पिट्स में हाथी गिर गए और उनको क्रेन वगैरह से बाहर निकाला गया और उन्हें काफ़ी चोट भी आ गई। कुछ केसेस में तो उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी ब्रेक हो गई। तो इस तरह के केसेस भी सामने आए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का एक वो है कि कैसे माइनिंग जो है वो एलिफेंट्स को अफेक्ट कर रही है। फूड और वाटर की जो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उसी रास्ते पे वापस लौटते हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी बहुत तेज होती है तो इन्हें अपना पाथ मालूम होता है और वो जनरेशन टू जनरेशन वो कैरी फॉरवर्ड होता है। अब एक इमेजिनेशन कीजिए कि हमेशा एक रूट पे वो जा रहे हैं, फॉरेस्ट ए से फॉरेस्ट बी और फॉरेस्ट सी की तरफ से जा रहे हैं। फॉरेस्ट ए से निकल के जब फॉरेस्ट बी में गए तो वहाँ पर उन्होंने रेस्ट किया कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए। वहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ थी उनका उन्होंने उपयोग किया, वहाँ पर जो वेजिटेशन था वो उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद में फॉरेस्ट सी की तरफ चले गए, जहाँ वो काफ़ी लंबे समय तक रुकते हैं। अब सिचुएशन क्या हो गई किसी साल में कि वो फॉरेस्ट ए से बी में जाने के लिए निकले और जाने के पहले उन्होंने देखा कि लैंडस्केप तो चेंज हो चुका है। वहाँ पर माइनिंग की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पर लॉजिस्टिक्स आ गए हैं, वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो गया है, डिफॉरेस्टेशन हो गया है। तो वो अपना रूट चेंज करते हैं। चेंज करके वो ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर कि एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, जहाँ पर कि गाँव हैं, जहाँ पर कि सड़कें हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में उनको खड़ी फसल दिखाई पड़ती है, जो कि मक्का की हो सकती है, शुगर केन की हो सकती है या धान की फसल हो सकती है और भी किसी तरह की जो फल वगैरह होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो उनको वहाँ पर एक रेडी फॉडर मिलता है, चारा मिलता है उनको और वहाँ पर वो उसे खाने लगते हैं। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है, जो कि लैंडस्केप चेंज होने की वजह से, उनके रहवास एरिया का इकोलॉजी चेंज होने की वजह से, उनकी वाटर बॉडीज़ को माइनिंग की एक्टिविटीज़ और दूसरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्टर्ब होने से हुई। जब वो फसल को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको क्रॉप रेडिंग बोलते हैं, फसलों पे हमला करना। तो उन्हें भगाया जाता है, उन्हें खदेड़ा जाता है और उन्हें जब इस तरह से किया जाता है तो वो एग्रेसिव होते हैं, हिंसक होते हैं और वो जो घर है उनको तोड़ते हैं। जो भी सामने ऑब्जेक्ट आता है उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं और कई बार इंसान उनकी चपेट में आ जाते हैं, तो उनको भी वो मार डालते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि हर साल 150 से 200 ऐसी घटनाएँ होती हैं, जहाँ पर कि अ अ, इंसानों को हाथियों के द्वारा किसी न किसी वजह से मार दिया गया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इस वजह से हो रहा है कि उनका जो रहवास का जो क्षेत्र है वो डिस्टर्ब हो गया, उसकी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई। तो इसीलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत बहुत है। तो इसको मिटिगेट कैसे करें? ये जो मिटिगेशन है कि हाथी भी अपने रहवास के लिए जो जो उनका पाथ है, जो कॉरिडोर है, वो डिस्टर्ब हो गया, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और उनको नई-नई चीज़ें मिल रही हैं, तो उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने लग गए। अब ये बांधवगढ़ में क्यों आके रहने लगे? बांधवगढ़ में इसलिए रहने लगे कि इनको एक नया एरिया मिल गया। जब छत्तीसगढ़ से ये आगे आए किसी वजह से, तो इन्हें एक नया एरिया मिल गया, जो कि घास का अच्छा जंगल है, छोटे-बड़े पेड़ भी हैं, पानी का भी अच्छा इंतज़ाम है, तो ये वहीं पर रहने लगे। तो अभी हाई कोर्ट ने ये बोला है कि ये अभी इस एरिया में आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में यहाँ पर भी ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है, वो इसमें एक स्टडी कर रहा है कि कैसे फ्यूचर में कोई समस्या आए, उससे बचा जा सके। शहडोल और उमरिया ऐसा इलाका है जहाँ पर कि बांधवगढ़ का जो नेशनल पार्क है जहाँ ये रहते हैं, यहाँ कोल डिपॉजिट्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के भी कई कोल ब्लॉक इस एरिया में अभी अलोकेट अलोकेट हुए हैं और 5-6 से 6 सालों के अंदर इनका भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो वो जो सिचुएशन झारखंड, उड़ीसा में दिख रही थी, वो यहाँ पर भी होने के चांसेस हैं। तो मिटिगेशन मेजर्स क्या हैं? मिटिगेशन मेजर के लिए ये देखना है कि जो एरिया को डिफॉरेस्ट किया है, वहाँ एफॉरेस्टेशन कैसे हो। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लान यदि बना है तो पूरी तरह से साइंटिफिक हो, वो सिर्फ एक कागजी खाना पूरी नहीं हो। जो एलिफेंट्स का जो बिहेवियर है, उनका जो रूट है, उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए, अलर्ट सिस्टम्स बनाए जाएँ और उसके बाद में ही हम कुछ आगे काम करें। जो माइन पिट्स हैं उनकी फेंसिंग ऐसी हो कि हाथी उसमें एंटर ना कर पाएँ। उनके लिए फॉरेस्ट में ही फॉडर का इंतज़ाम हो, पानी का इंतज़ाम हो, जिससे कि उनको इस तरह की दूसरी समस्याएँ सामने नहीं आएँ। इस तरह के इंतज़ाम करना होंगे और उनका जो रेस्टिंग पीरियड है, जो कि आमतौर पे 12 से 3 बजे के बीच में होता है, उस रेस्टिंग पीरियड में ब्लास्टिंग वगैरह एक्टिविटीज़ नहीं हो। हमारी जो मशीनरीज़ हैं, जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, उसमें नॉइज़ कम से कम जनरेट हो, ऐसी भी कोशिश होना चाहिए। इस तरह की कोशिशें करके कुछ ऐप्स हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाया है, हाथी मित्र ऐप, वो समय-समय पे अलर्ट देता है
हाथियों के जो मूवमेंट है उनको ट्रैक करता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ और भी कुछ नई चीज़ें हो सकती हैं जो एरिया स्पेसिफिक हो सकती हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो इस तरह से हो कि एलिफेंट भी साथ में रह सकें, माइनिंग एक्टिविटीज़ भी साथ में हो सकें और ह्यूमन और एलिफेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेयर मिनिमम हो, बल्कि ना हो तो और भी अच्छा है। तो आज का जो दिन है जिस तरह की अवेयरनेस होना चाहिए, तो इसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि इसमें जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है वो अडॉप्ट की जाए, चाहे वो माइनिंग में हो, चाहे जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें हो, चाहे लॉजिस्टिक्स में हो। जैसे कि अभी एलिफेंट पास बनाए जा रहे हैं जहाँ पर रेलवे लाइन है या जहाँ पर कि हाईवे निकल रहा है, वहाँ पर पास बनाए जा रहे हैं। स्पीड मॉनिटरिंग के लिए भी कंट्रोल किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा व्हीकल रन ना करें उस ट्रैक पे जहाँ पर कि एलिफेंट्स निकलते हैं। और साइन बोर्ड भी ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जो कि मूवमेंट एरिया, टेंटेटिव मूवमेंट एरिया है, उनको इंडिकेट करने के लिए, जहाँ पर संभल के चलने की ज़रूरत है। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। माइनिंग की वजह से जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है। एलिफेंट इस मामले में भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि वो फॉरेस्ट की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। तो हमको इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और विषय पर बात करने के लिए। धन्यवाद।